मॉर्निंग स्टूडेंट, निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, हमने आपको लैंग्वेज अर्थात जो भाषा है उस भाषा में आपको कौन कौन से मेथड चलते हैं या कौन कौन सी विधाएं हैं, उन विधाओं के बारे में आपको अध्ययन करा चुके हैं। तो वाङ्मय और साहित्य दो अलग जो पैटर्न है, वाङ्मय हमारे आ जाता है ग्रामेटिकल में और साहित्य का जो भाग बताया था हिंदी में, तो साहित्य को कविता पाठ और संस्कृत में उसको काव्य कहा गया है। उसमें भी उसके भेद बताए थे साहित्य के, गद्य पद्य और चंपू। गद्य पद्य को मिला के हमने क्या कहा था, चंपू काव्य। अब गद्य की बहुत सारी विधाएं आपको बताई थी कल, और पद्य की भी। पद्य भी दो प्रकार के बताए थे, मुक्तक और प्रबंधात्मक। मुक्तक जो स्वतंत्र रूप से खुला हो, और प्रबंधात्मक जो एक नियमबद्ध हो। उसके भी दो भेद थे, महाकाव्य और खंडकाव्य। और खंडकाव्य में मेघदूत और महाकाव्य में रघुवंशम। इन सारी चीज़ों का हम आपको अध्ययन करा चुके हैं। उसके बाद हमने आपको उसमें जीवनी, इसकी जो गद्य की जो विधाएं थी वो कौन कौन सी आ जाएंगी, उसमें जीवनी आ जाएगी, रिपोर्ट आ जाएगी, रिपोर्टाज आ जाएगा, आत्मकथा आ जाएगी, नाटक आ जाएगा, निबंध आ जाएगा, आत्मकथा, कहानी, उपन्यास, बहुत सारी चीज़ों को आपको बताया कि ये इन चीज़ों में ये गद्य की विधाएं और ये पद्य की विधाएं, इन चीज़ों के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब हम आपको कहानी के बारे में बता रहे थे कि प्राचीन कालीन जो विद्वानों ने क्या कहा है, पाश्य विद्वानों ने, अर्थात उन विद्वानों के अनुसार कहानी को क्या कहना, कहानी की कोई परिभाषा ही मूल रूप से नहीं हुई थी कि कहानी इसको कहते हैं। उन्होंने अपने नए नए तर्क देकर, नवीन, कोई रस को झलक रहा है, कोई सौंदर्य के लिए कह रहा है, कोई लघु कथा के रूप में कह रहा है, वो सारी आपको परिभाषाएं या उनका कथन आपको बताया प्राचीन और भारतीय विद्वानों के। भारतीय विद्वान प्रेमचंद थे, अज्ञे थे, कृष्ण राय थे, और आपको बहुत सारे को बताया था। अब लास्ट उसमें रह गया एक गुलाब राय के अनुसार। गुलाब राय के अनुसार, अब गुलाब राय ने क्या कहा, इन सारी लास्ट आपकी जो कथन है वो है गुलाब राय के अनुसार। गुलाब राय ने कहानी के बारे में क्या कहा गया है, इन सारी विशेषताओं को निष्कर्ष रखते हुए इनके कुछ तत्व आएंगे। उन तत्वों को हम जैसे कथोपकथन, कथासार, निष्कर्ष, पात्र, चरित्र, चित्रण, कथा वस्तु, इन सारी का हम आपको विस्तृत वर्णन करेंगे। उससे पहले आप गुलाब राय ने जो कहा है उनके बारे में सुनिए। छोटी कहानी एक स्वतः पूर्ण रचना है। छोटी कहानी एक स्वतः पूर्ण रचना है। स्वतः पूर्ण रचना है। किसने कहा है, गुलाब राय कहते हैं छोटी कहानी एक स्वतः पूर्ण रचना है जिसमें एक तथ्य तथा प्रभाव को, जिसमें एक तथ्य तथा प्रभाव को, जिसमें एक तथ्य तथा प्रभाव को अग्रसर करने वाली व्यक्ति केंद्रित, प्रभाव को अग्रसर करने वाली व्यक्ति केंद्रित घटना या घटनाओं के लिए आवश्यक, व्यक्ति केंद्रित घटना तथा घटनाओं के आवश्यक, जो व्यक्ति से केंद्रित जो घटना है या घटनाओं से आवश्यक उत्थान, पतन और मोड़ के साथ पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने का वर्णन हो। उत्थान, पतन और मोड़, उत्थान, पतन और मोड़, उत्थान, पतन और मोड़ पर अग्रसर
गुलाब राय कहते हैं उत्थान पतन और मोड़ के साथ पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाला वर्णन। चरित्र पर प्रकाश डालने वाला वर्णन कहानी कहा है। ये किसका कथन है? गुलाब राय ने। उन्होंने कहा है कि गुलाब राय ने कहानी एक छोटी स्वतः पूर्ण रचना है, उसको रचने की जरूरत नहीं है, स्वयं स्वतः ही हो जाती है, पूर्ण होती है, जिसमें एक तथ्य तथा प्रभाव को अग्रसर करने वाली कोई भी जो तथ्य है, कोई भी हम एक संकलन जो होगा हमारे जो कहानी का हम जो बनाते हैं उसको तथा प्रभाव को अग्रसर करने वाली व्यक्ति केंद्रित या व्यक्ति की आवश्यक घटनाओं को, व्यक्ति से तो केंद्रित होती है और व्यक्तित्व की आवश्यक जो घटनाएं होती है उन घटनाओं के उत्थान पतन और मोड़ के लिए उनका चरित्र पर प्रकाश डालने का वर्णन ही कहानी कहा गया है। उनका कब उत्थान हुआ, कब पतन हुआ, कब उनके चरित्र में क्या आया, कोई नवीन मोड़ आया, वो उन पर ही प्रकाश डालने का क्या है कहानी कही गई है। ये किनके अनुसार है? ये गुलाब राय के अनुसार कहा गया है। अब उपयुक्त जो बहुत सारी आपने परिभाषाएं पढ़ी, हमने आपको परिभाषाएं पढ़ी, उनके माध्यम से हम इनको क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? आकार, लागत, पात्रों की न्यूनता, कार्य स्थान, देश काल की एकता, जीवन की घटना, इन सबका मार्मिक चित्रण करना कहानी के अंतर्गत आता है। ज़्यादा आकार लघु भी नहीं होने चाहिए, ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, पात्रों का चरित्र चित्रण सही होना चाहिए, देश काल और परिस्थिति के अनुसार उस समय की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था, उनके चरित्र पर प्रभाव, कब उनका उत्थान हुआ, कब उनका पतन हुआ, किस कारण से ये सारी चीज़ों का निर्माण होना, और इसमें संकेतात्मक चरित्र, उद्देश्य की स्पष्टता, व्यक्ति प्रधान शैली, नाटकीय कथोकथन, मानव के लिए जो संदेश होता है वो सब कहानी के अंतर्गत आता है। ये सारी जो परिभाषाएं हैं, ये परिभाषाएं हमें ये सिद्ध करती हैं कि कहानी ऐसी हो जिससे मानव के लिए कुछ प्रेरणादायक हो। तो इन सारी परिभाषाओं से निष्कर्ष निकलता है कि कहानी मानव मन का मनोवैज्ञानिक चित्रण, औत्सुक और शाश्वत संघर्ष एवं कलात्मक शैली होती है। मानव मन का मनोवैज्ञानिक चित्रण। अब इन परिभाषाओं के माध्यम से इनके जो तथ्य होते हैं उन तथ्यों के बारे में आपको बताते हैं। जो तत्व निकल के आते हैं, जैसे पहले कथा वस्तु, आपने ड्रेस कैंप जब पेपर आते हैं उन पेपरों में आपने देखा होगा जब कहानी के पात्रों के चरित्र चित्रण के बारे में आपसे बताया जाता है तब आप क्या करते हो? पहले कथा वस्तु का निर्माण करते हो ना। तो कथा वस्तु, फिर कथोकथन, चरित्र चित्रण, कथा का सार, निष्कर्ष, वही चीज इनमें आएंगी। अब इसमें निम्नलिखित तत्व निर्धारित किए गए। पहली है कथा वस्तु। ये तत्व होते हैं जो आप सभी जानते हो। पहली होती है इसमें कथा वस्तु। अब ये कथा वस्तु क्या है? नाटक में कथा वस्तु का महत्वपूर्ण तत्व है। कथा वस्तु कहानी का महत्वपूर्ण तत्व है। वो कथा क्या होगी, उसमें कौन कौन से मोड़ आएंगे, कहाँ उसमें तथ्य होते हैं, किस प्रकार से कहानी को संप्रेषित किया जाए। किसी समय बिना कथा वस्तु के कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती, किंतु आज की कथा वस्तु बिना कथा वस्तु के भी कहानियों का सृजन हो रहा है। पहले जो कथा वस्तु थी, कहानी की जो रचना होती थी, समय, स्थान, देश, काल, परिस्थिति के अनुसार उसका वर्णन किया जाता था, कथा वस्तु का निर्माण किया जाता था। आज विपरीत है, वो समय से आज का समय बिल्कुल क्या है? विपरीत है। तो इसमें गुलाब राय ने कहा है कि बिल्कुल आधुनिक कहानी में घटना चक्र का महत्व घटता जा रहा है। गुलाब राय ने कहा है
आधुनिक जो परिस्थितियां, आधुनिक जो समय, उसमें कहानी का घटना चक्र क्या करता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। जो कहानी का हम सृजन करते हैं, कथा वस्तु का सृजन करते हैं, किस किस प्रकार से पात्रों का चरित्र चित्रण करना चाहिए, कहाँ किस समय उसका वर्णन आना चाहिए, किस समय कौन सा संवाद बोलना चाहिए, उन सबका आज की स्थिति में क्या है, प्रभाव बिल्कुल घट रहा है। पहले के अनुसार आज का बिल्कुल विपरीत हो रहा है। ये किसका कथन है, गुलाब राय के द्वारा। घटनाएं भाव और विचारों को आश्रय देने के लिए अर्गनीसा काम कर देती हैं और कहीं कहीं वे एक बिंदु की खूंटी मात्र रह जाती हैं। जो घटनाएं हैं वे भाव और विचारों को अपन अर्गनी ताकते ना, उसको कपड़े सुखाते तो वो अपने भावनात्मक उनकी संज्ञा दी गई है, किसने, गुलाब राय ने। घटनाएं भाव विचारों को एक अर्गला की संज्ञा की तरह, अर्थात विचारों को आश्रय देने के लिए अर्गनी का काम करती है। कहीं कहीं वे एक बिंदु की खूंटी मात्र रह जाती है। खूंटी मात्र रहना, कहीं कहीं जो अर्गनी की जो संज्ञा दी है, अर्गनी की जो बात कही गई है, वो क्या है, विचारों, घटना, जो भाव विचार जो लेखक के मन में आते हैं, जो काव्य रचना करता है उसके मन में जो भाव आते हैं, उसमें अर्गनी की, अर्गला यानी अर्गला की संज्ञा अर्थात अर्गनी से की है। और कहीं कहीं तो वो बिंदु मात्र खूंटी का ही कार्य करती है, एक बिंदु के रूप में सिमटकर रह जाती है। मतलब पहले की परिस्थिति और आज की परिस्थिति बिल्कुल क्या है, विपरीत है। उन विपरीत परिस्थितियों पर गुलाब राय का जो आलोचनात्मक जो कटाक्ष है, उन्होंने उसमें कहा है कि जो घटनाएं, जो कथा वस्तु प्राचीन समय में वर्णित की जाती, वो आज के समय में बिल्कुल ही विपरीत की जाती है। ये गुलाब राय का कथन है कथा वस्तु के माध्यम से। कथा कहीं कहीं वे एक बिंदु का कार्य भी करती है, फिर भी कथा वस्तु कहानी का महत्वपूर्ण अंग है। इस अंग का चयन मानव के जीवन के किसी भी क्षेत्र से हो सकता है। फिर भी ये क्या, कथा वस्तु एक अंग के रूप में है। किसके रूप में, अंग के रूप में। इसमें मानव के किसी भी विषय वस्तु का चयन किया जा सकता है। कथा वस्तु का ग्रहण किया मानव के जीवन के किसी भी क्षेत्र से हो सकता है, उसके चारित्रिक, उसके धार्मिक, उसके राजनीतिक, उसका कोई भी ऐसा जो चरित्र चित्रण है, उसके अंग को लेकर के या उस भाग को लेकर के उसका डिवाइडेशन करते हुए उस कथा वस्तु का सार हम कर सकते हैं। आगे इसमें बताया गया विशेषतः इतिहास, पुराण, पत्र पत्रिका, दैनिक जीवन, साहित्य। इतिहास, पुराण, पत्र पत्रिका, इतिहास, पुराण, पत्र पत्रिका, दैनिक जीवन, साहित्य और कल्पना से, पुराण, दैनिक जीवन में जो साहित्य, कल्पना से, कल्पना, इन्होंने कहा है कि इतिहास, पुराण, पत्र पत्रिका, दैनिक जीवन, साहित्य और कल्पना से कथा वस्तु का ग्रहण होता है। कथा वस्तु का ग्रहण होता है। इतिहास से संबंधित कोई भी कहानी ले लीजिए, किसी की भी, क्या, पृथ्वीराज चौहान की ले लीजिए, महाराणा प्रताप की ले लीजिए, राणा सांगा की ले लीजिए, अकबर की ले लीजिए, मुगल काल में जाए बाबर की ले लीजिए, हुमायूं का चरित्र चित्रण, जो राजनीतिक व्यवस्था, अकबर ने क्या सर्वधर्म संवाद की जैसे उसने स्थापना की, वो हिंदू धर्म में मानता था, मुस्लिम धर्म, वो इतिहास से संबंध, हम इसको कोई भी पर्टिकुलर अंग को लेकर कथा वस्तु का निर्माण कर सकते हैं, कथा वस्तु को उसमें हम ऐड कर सकते हैं, उसका ही कथा वस्तु के द्वारा एक
छात्रों में क्या, बालकों में एक जिज्ञासा होना, संवेदना, संघर्ष, कौतूहल, कथाना किसी सत्य घटना से समर्थित होती है। जो ये घटनाएं हमारे प्राचीन काल में हुई है उससे भी हम कथा वस्तु ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें आता है, जैसे बताया पुराण, हमारे जो पुराण हुए, वेद हुए, 4 वेद, ऋग, यजु, साम और अथर्व, अथर्वों से जो पुराण हुए उनके भी, जैसे उपपुराण भी है, उनमें क्या उपनिषद भी है, वेदांत भी है, उनके द्वारा भी हम ये कार्य करवा सकते हैं। तो उसके बाद जैसे पत्र में बहुत सारे लेख भी लिखे जाते हैं, उन लेखों के द्वारा भी हम कथा वस्तु का सार ले सकते हैं। पत्रिकाओं में जैसे बहुत सारे आलोचनात्मक टिप्पणी ये भी आती हैं, तो उनके द्वारा क्या राजनीतिक व्यवस्था आज की कैसी है, उस राजनीति के बारे में हम अपना एक छोटा सा कोटेशन लेकर उसके ऊपर कथा वस्तु ले लेते। राजनीतिक, धार्मिक के जो आडंबर जो आज के युग में हो रहा है, पहले की धार्मिक व्यवस्था आज की जो धार्मिक व्यवस्था हुई थी, उनका आडंबर पूर्ण जो पत्रिका में छपा जाता उसको भी हम कर लेते हैं। फिर हो जाएगा हमारा साहित्य, प्राचीन कालीन जो साहित्य है, हमारे जो विद्वान हुए थे, जो लेखक हुए थे, उन साहित्यों के द्वारा भी हम कथा वस्तु का संग्रह कर सकते हैं। उन साहित्यों से भी हम अपनी एक कथा वस्तु के तत्व के रूप में, अंग के रूप में उसको ले सकते हैं। साहित्य में हमारे कौन कौन सी रचनाएं रची गई हैं, उनका कृतित्व कैसा था, उनका व्यक्तित्व कैसा था, उन्होंने कौन कौन से छंद, अलंकार और कौन सा रस, जिससे आधुनिक काल के जो मानव है उनके लिए प्रेरणा के स्रोत हों। कल्पना के भी द्वारा कथा वस्तु का निर्माण किया जा सकता है। कल्पना शक्ति के द्वारा आप कोई भी कथा का निर्माण आसानी से कर सकते हो। दैनिक साहित्य, दैनिक जीवन में जो होने वाली घटनाएं, जो हमारे आम जन के लिए जो घटनाएं हम चारों ओर के वातावरण में हम देख रहे हैं, उससे भी हम कथा वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। कथा वस्तु की सफलता के लिए निम्नलिखित विशेषताओं का होना आवश्यक है। कथा वस्तु जो होती है, इसकी सफलता के लिए निम्नलिखित विशेषताओं का होना आवश्यक माना गया है। कौन कौन सी विशेषताएं इसमें बताई है? संवेदना विशेषता हो गई इसकी, संवेदना। क्या हो गई? संवेदना। जब कथा वस्तु का हम निर्माण करते हैं तो मानव प्राणी एक संवेदनहीन नहीं है, संवेदनशील है। उसके अंदर जो वो भावों को पिरो रहा है, जिन भावों के माध्यम से पाठक के द्वारा जो कथा वस्तु प्रस्तुत कर रहा है, उसमें संवेदना होना बहुत जरूरी कहा गया है कि उसमें संवेदना होना बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। संवेदनहीनता को लाते हुए नहीं, संवेदनशील होते हुए हमें कथा वस्तु का निर्माण किया जाना चाहिए। दूसरा है इसमें संघर्ष। संघर्ष कथा इस प्रकार की हो, उसमें जो भी आप रोल प्ले का अदा कर रहे हो, जो भी आपने उसमें अपने पात्रों का चरित्र चित्रण लिया हो, वो संघर्ष से पूर्ण हो, या उसका संघर्ष जो लास्ट में होता है, संघर्ष का निष्कर्ष भी उसको ऐसे निकालना चाहिए जो पाठक के मन को हर्षोल्लासित करे। जो पढ़ने वाला हो वो उसको सहृदय से ग्रहण करे। संघर्ष से ही सामने आपके बहुत सारे आइडियल होते हैं, जैसे अब्दुल कलाम है, मेरे हिसाब से तो वो सबके आइडियल होंगे। उन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया, उन संघर्षों से सीखते हुए आधुनिक काल के जो व्यक्ति हैं उनसे उनको प्रेरणा लेनी होती है, तो उन वो प्रेरणा के स्रोत होते हैं। तो कथा वस्तु का हमें निर्माण इस प्रकार से किया जाना चाहिए जो जिसमें जो पात्र हैं, जो चरित्र चित्रण है, उनके संघर्षों से प्रेरणा लेते हुए आगे की भविष्य में आने वाली पीढ़ी है उनसे प्रेरणादायक हो। कौतूहल, अगला जो होता है कौतूहल। कोई भी जिज्ञासा होती है वो कौतूहल पूर्ण होनी चाहिए। कौतूहल पढ़ने वाला होता है उसको आतुर हो जाए, एकदम कौतूहल हो जाए, एकदम चहचहा उठे। कोई भी ऐसा पात्र हो, चरित्र चित्रण हो, कथा वस्तु में कहीं ऐसा भाग आया हो
जो बालक की जिज्ञासा को और बढ़ा दे, अर्थात कौतूहल पूर्ण से उसके उछल पड़े। अगला जो विशेषता है वो है इसमें करुणा या औत्सुक। करुणा का भाव भी इसमें मूल रूप से बताया गया है। कौन सा? करुणा। अगला जो विशेषता है वह है कथानक का किसी सत्य के घटना के समर्थ में होना। कथानक सत्य घटना के समर्थन में होना। सत्य घटना के समर्थन में होना। जो कथानक होती है वो कैसी होनी चाहिए? सत्य घटना के ऊपर, जो हमारे इतिहास से संबंधित ले लीजिए, वो ऐतिहासिक जो व्यक्ति हुए थे, जो हमारे आदर्श हुए थे, महाराणा प्रताप ने जो जिन चीज़ों को उन्होंने लिया था वो सत्य घटना के ऊपर प्रेक्षित होती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या? सत्य घटना। कथानक ऐसा होना चाहिए सत्य घटना को हो, और उसका जो पढ़ने वाला हो क्या करे? समर्थन करे कि हमारे पूर्वज ऐसे हुए थे, हमारे यहाँ वीरों की भूमि है चित्तौड़, जैसे वहाँ हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, महाराणा प्रताप अकबर के बीच में वो निष्ठा थे, एकदम एकाग्रचित रहे, अड़िग रहे, झुके नहीं। तो ये सारी सत्य घटनाएं तो है, तो कहानी तो नहीं है, बनावट तो नहीं है। तो जो भी आप कथानक ले वो सत्य घटना के समर्थन में होना चाहिए। अगला जो इसकी विशेषता है वो है कथानक का खंडों में विभाजन और संक्षेप। जो भी कथानक लेते हैं आप उसमें खंडों में विभाजित होना चाहिए। आप ऐसे ही नहीं कि उसको सार के रूप में, गद्यांश के रूप में एक साथ में लिख दें। उसको खंड खंड खंड, जैसे अंकों के माध्यम भी ले सकते हो, प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंक, चतुर्थ अंक, पंचम, तो वो खंड हो गए। एक एक खंड के स्टेप बाय स्टेप, पहले स्टेप में ये, दूसरे में ये, ऐसे भी नहीं करना चाहिए कि पांचवा खंड की बात आपने पहले में लिख दी और पहले खंड की बात पांचवें खंड में लिख दी। क्रमबद्धता से, तारतम्यता से आपको खंडों में विभाजित किया जाना चाहिए। इन विशेषताओं से संपन्न कथानक सुंदर प्रभावशाली कहानी के सृजन में योगदान दे सकता है। कथा वस्तु का विभाजन आरंभ, मध्य और अंत में होता है। ये सारी जो विशेषताएं बताई, इनसे कहानी हमारी क्या हो जाएगी? सफल होगी। और कथा वस्तु का जो विभाजन होता है वो आरंभ में होता है, प्रारंभ, मध्य और अंत में। कहाँ होता है? प्रारंभ में होता है, मध्य में होता है और अंत में होता है। और बीच में इसको नहीं कर सकते। या तो आपको शुरू में करना पड़ेगा, या फिर आपको मध्य में करना पड़ेगा, या फिर आपको अंत में करना पड़ेगा। अब किस प्रकार से आपको कथा वस्तु का विभाजन आरंभ, मध्य और अंत में किया जाता है। हम कथा वस्तु का विभाजन आरंभ में कर सकते हैं, मध्य में कर सकते हैं और अंत में कर सकते हैं। इसके बीच में हम कथा वस्तु का कोई भी विभाजन नहीं कर सकते। तो आपको जो विशेषताएं बताई थी, संवेदना, संघर्ष, कौतूहल, करुणा और कथानक को खंडों में विभाजन करना, इससे अगर आप कहानी को पैटर्न बनाओगे, कहानी का इस प्रकार से जो आप उद्घाटित करोगे, प्रेषित करोगे, तो कहानी बहुत ही सफलतम रूप में प्रभावशाली कहानी के सृजन में योगदान दे सकती है। तो कथा वस्तु का हम विभाजन आरंभ में कर सकते हैं, मध्य में कर सकते हैं और अंत में कर सकते हैं। तो आरंभ में, अब इसमें आ जाता है आरंभ में किस प्रकार से कर सकते हैं, मध्य में किस प्रकार से और अंत में किस प्रकार से कर सकते हैं। तो पहला बताएंगे इसमें आरंभ में करना या प्रारंभ में करना। कथा वस्तु का निर्माण प्रारंभ में किस प्रकार से किया जाता है। कहानी का प्रारंभ कई प्रकार से किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में परिचयात्मक भूमिका, कहानी का जो आरंभ है हम किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। उदाहरण जैसे परिचयात्मक, परिचय कराना किसी चीज़ का। हम सर्वप्रथम जब अनुसूची या अनुक्रमांक या संदर्भ जो शुरू का हमारा पेज होता है उसमें क्या करते हैं, परिचयात्मक ही तो कहा कहते हैं, किसी के बारे में परिचय कराना।
परिचयात्मक भूमिका, कोरा परिचय आरंभ, नवीन ढंग से आकस्मिक प्रारंभ करना। परिचयात्मक भूमिका और नवीन ढंग से प्रारंभ करना या आरंभ करना। उसमें और कुछ छंद अलंकार साहित्य के जो भी वर्ड है, अलंकारिक शैली को करते हुए काव्यात्मक कलात्मक शैली का प्रारंभ करते हुए नई चीज़ों को उसमें समावेश करते हुए उसका प्रारंभ करना। प्रकृति चित्रण के माध्यम से भी हम कथा वस्तु का आरंभ कर सकते हैं। सुबह का मनोरम दृश्य, शाम का ढलता हुआ सूरज, या फिर शुरू में ही अगर रात्रि का चंद्रमा कालीन तारों के मध्य में जो रात्रिकालीन मध्य है उसका चित्र, प्रकृति की बहुत सारी सुंदर मनोरम दृश्य, हरी भरी घासें, झरने, पहाड़, पौधे, इन सारी चरित्र का भी प्रकृति के चित्रण के द्वारा भी हम कथा वस्तु का आरंभ कर सकते हैं। इससे कथा वस्तु में रोचकता आएगी और प्रभावशाली सुंदरतम ढंग से कथा वस्तु का निर्माण किया जा सकता है। नाटकीय कथोपकथन। नाटकीय कथोपकथन, नाटकीय कथोपकथन मतलब संवाद। नाटक का जो संवाद होता है उसके माध्यम से भी हम कहानी का अर्थात कथा वस्तु का प्रारंभ कर सकते हैं। नाटकीय कथोपकथन के माध्यम से प्रारंभ में जो संवाद होते हैं उनको हम कथा वस्तु में शुरू में ही उनको कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आता है इतिवृत्तात्मक या कौतूहल उत्पादक। कहानी का आरंभ कलात्मक होना चाहिए। नाटक हो, प्रकृति हो, कौतूहलता से हो, मतलब जिज्ञासा से हो। परिचय की भूमिका नवीन ढंग से देना, पर पूरा परिचय देना सीधा ही, उसमें कुछ नहीं, डायरेक्ट सीधे ही परिचय देना। इन सारी चीज़ों का कहानी का प्रारंभ कलात्मक होना चाहिए, नाटकीय होना चाहिए तथा उसमें उत्सुकता जागृत करने में समर्थता होनी चाहिए। कौतूहलता यानी उत्सुकता, उत्सुक होना चाहिए आगे इसमें और क्या होगा। जो पढ़ने वाला पाठक है उसके मन में उत्सुकता होनी चाहिए। ऐसा कहानी का प्रारंभ होना चाहिए। आरंभ में सुंदर और रसात्मक हो तो कहानी का कहना ही क्या। आरंभ में जो सुंदर रूप से उसको प्रेषित करें तो कहानी में, और फिर तो पढ़ने में क्या हो जाएंगे, इंटरेस्ट आएगा, रुचि जागृत होगी और छात्रों को क्या पढ़ने के लिए लालायत होंगे, कहानी के प्रति अग्रसित होंगे। तो कहानी को अगर हमें विभाजन करना है, कथा वस्तु का अगर हमें विभाजन करना है तो प्रारंभ में किस प्रकार से कर सकते हैं। आपको पता है परिचयात्मक भूमिका, नवीन का ढंग, कोरे परिचय के अनुसार प्रकृति का चित्रण करते हुए कौतूहलतापूर्ण और नाटकीय कथोपकथन और इतिवृत्त अर्थात इतिहास से संबंधित उनके बारे में जानकारी प्रेषित करते हुए हम प्रारंभ में कथा वस्तु का विभाजन कर सकते हैं। अब प्रारंभ में कर सकते हैं तो मध्य में हम किस प्रकार से कथा वस्तु का विभाजन करेंगे, अब ये भी देख लीजिए आप। मध्य में कथा वस्तु का विभाजन, मध्य में कथा वस्तु का विभाजन। कहानी के मध्य भाग का संबंध किसी समस्या या संघर्ष से होना आवश्यक है। किसी संघर्ष या समस्या से, संघर्ष या समस्या से, तभी कहानी में क्या आएगी, कलात्मकता आएगी, कौतूहलता आएगी। संघर्ष होगा तो वो रुचि बनेगी, रुचि जागृत होगी आगे। और इसमें किस प्रकार, आप मूवी देखते हो, नाटक देखते हो तो नाटक में पूरा रोल क्यों नहीं दिखाते। नाटक में बहुत कार्य हो जाता है, या एक दूसरे में झगड़ा होना, या फिर कोई ऐसा घर का माहौल होना, या फिर कोई फंक्शन होना, तब नाटक का जो एंड होता है, मतलब कड़ी, एक कड़ी आगे दूसरी तीसरी या चौथे पे जो समाप्त होने वाला है आध घंटा का या 1 घंटे का, तो उसमें जो लास्ट सीन बताते हैं उसको पूरा नहीं बताते और सामने उस सीन पर ही उसका स्टॉप कर देते हैं, अर्थात उस नाटक को बंद कर देते हैं। तो सामने वाले जो दर्शक होते हैं, जो दर्शक दीर्घ होते हैं, देखने वाले होते हैं, उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि कल नाटक में क्या आएगा, कल ज़रूर देखूंगा, पता नहीं कल क्या होगा। वो कौतूहलता, वो समस्या से जो घिरी हुई है, तो नाटक का प्रारंभ कौतूहलपूर्ण और जो मध्य में भी होता है, जो संघर्ष होता है, उसके जो
अंत कर देते हैं। जैसे वो डायरेक्टर या टीवी म्यूजिक वाले जो भी उसमें सुचारू रूप से तो छात्र की क्या करते हैं, जिज्ञासा के लिए उस नाटक करने को तो वो उसी दिन भी उस चीज़ को बता सकते हैं कि इसमें ऐसे होगा, पर नहीं, क्यों, उसमें जिज्ञासा उत्पन्न होती है। बालक इसमें जिज्ञासु रहता है, कल क्या होगा ये देखेंगे, तो उसमें क्या फिर हो जाती है, लत लग जाती है, रुचि बढ़ जाती है देखने की, सुनने की। ऐसे नाटक को, जैसे कहानी को पढ़ने की, और नाटक में क्या करते हैं, ऐसे ही नाटक का ही रोल है। तो उसमें बीच में क्या होगा, संघर्ष और समस्या होगी, तो एक कलात्मकता आएगी, सुंदरता आएगी इसमें, किसमें, कहानी के प्रस्तुतिकरण में। यह भी स्मरण रखने योग्य कि कहानी में संवेदना धीरे धीरे स्पष्ट हो तथा कहानी के प्रति पाठक का औत्सुक प्रतिपल बढ़ता रहे। कहानी में संघर्ष और जो भी आप कार्य कर रहे हो वो धीरे धीरे हो। मैंने कहा ना, नाटक और कहानी में सेम सिमिलर, इसमें संवाद कहे जाते हैं, उसमें भी रंगमंच पर किया जाता है, तो वो धीरे धीरे पाठक की क्या, उत्सुकता बढ़ाना, प्रतिपल बढ़ना, ये भी इसका कार्य है। कहानी का प्रभावशाली पॉइंट है ये भी। कहानी की कथा वस्तु का विकास प्रभावपूर्ण ढंग से हो और उसकी रोचकता कहीं भी छीड़ न हो। कहानी का अधिकांश भाग पथ इस भाग से स्पष्ट होना चाहिए। बीच का जो भाग होता है तो उसी के ऊपर डिपेंड करती है, उसकी पृष्ठभूमि प्रारंभ में बता दिया, और बीच की जो सारी चीज़ें होंगी वो इसी भाग से होनी चाहिए। किसकी, कथा वस्तु की। प्रारंभ हो गया, मध्य हो गया, अब आएगा आपका अंत में। अब अंत में कथा वस्तु का किस प्रकार से हम विभाजन कर सकते हैं। अंत में तो क्या होगा, इसका निष्कर्षीकरण ही होगा। कहानी के विकास की अंतिम अवस्था है। कहानी का अंत प्रारंभ के अनुरूप संतुलित होना चाहिए। जैसे कथ्य की पूर्णता का घोतक, लघु प्रसारगामी, सरल आकस्मिक, जो भी चीज़ें हमारी समस्या आई हैं प्रारंभ में जो चित्रण किया गया, उन सारी चीज़ों का निचोड़ अर्थात लघु रूप में पूर्णता लेते हुए अंत में उसका समाप्तिकरण की ओर किया जाना चाहिए। जितना भी विवरण कहानी में प्रसारित रहता है उसका सारा सौंदर्य पूंजीभूत होकर अंत में एक विशेष प्रकार की संवेदनशीलता स्फुरित होती है। कोई भी नाटक, कोई भी कहानी, किसी भी कोई चीज़ ले लो, अंत में क्या होनी चाहिए, वो वैसे भी सुखदायी होनी चाहिए, न कि दुखदायी। किसी भी नाटक का आप, कहानी का आप अंत करोगे तो करुणापूर्ण न करते हुए सुखपूर्वक उस कहानी का अंत किया जाना चाहिए। अतः कहानी का महत्वपूर्ण तत्व है, कहानी का डंक उसकी पूंछ में चमकता है। जिस प्रकार बिच्छू का डंक उसकी पूंछ में होता है, ठीक प्रकार से कहानी का सारा रहस्य उसका समस्त अंत में रहता है। कहानी का पूरा डंक उसकी पूंछ में रहना चाहिए, अर्थात अंत में जो निष्कर्ष, जो रहस्यमय, जो चमत्कारिक होना चाहिए वो मानो चाहिए अंत में। जिस प्रकार बिच्छू का डंक उसकी किस में रहता है, बिच्छू का डंक पूंछ में रहता है, उसी प्रकार कहानी का भी डंक उसकी अंत में अर्थात चमत्कारिता के रूप में होना चाहिए। तो कथा वस्तु का विभाजन हमने आपको आरंभ, मध्य और अंत में करवाया। कथा वस्तु किस प्रकार से होगी ये भी आपको इनके माध्यम से करवाया। आपको कथा वस्तु किस प्रकार से करनी चाहिए, जो तत्व हैं उसमें पहला पॉइंट कौन सा था, कथा वस्तु। ये आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कथा वस्तु के जो अन्य तत्व हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।